वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सट्टा। मित्रों, अभी 2 दिन पहले जो है यूपीएससी का तीसरा लिस्ट आया है सर्विस एलोकेशन को लेकर। और वहाँ पर कई चीज़ें शॉकिंग करने वाली थी। और सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग करने वाली न्यूज़ है उसमें वो ये है कि दिव्या तंवर आईपीएस मैम जो हैं, उनको 105 रैंक आने के बावजूद भी आईएएस कैडर नहीं मिला। आखिर क्यों नहीं मिला आईएएस कैडर दिव्या तंवर मैम को? आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या गलती उन्होंने कर दिया था कि उन्हें आईएएस कैडर नहीं मिला और दोबारा से उन्हें आईपीएस लेना पड़ेगा या आईपीएस कैडर के रूप में उन्हें संतुष्टि करनी पड़ेगी। तो चलिए हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा है इनसे रिलेटेड। मित्रों, जो मेन पूरा मामला जो था वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर था या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर था कि कैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में कुछ गलतियां पाई गई थी यूपीएससी के द्वारा, जो यूपीएससी के रूल्स के अकॉर्डिंग सही दायरे में फिट नहीं बैठ रहा था। उसी एक छोटी सी गलती के कारण दिव्या तंवर मैम का सिलेक्शन जो है आईपीएस में नहीं हो पाएगा। तो वो क्या गलतियां थीं आगे आने वाले कुछ समय में हम लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना रहा है इस पर? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि द पेटिशनर फॉर डाइवर्स रीजन वेर डिनाइड द बेनिफिट ऑफ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022। अब यहाँ पर पेटिशनर जो हैं वो मिस दिव्या मैम हैं, दिव्या तंवर जी हैं। तो जो यूपीएससी ऐसा बोल रहा है कि जो पेटिशनर हैं वो कई कारणों से जो है उन्हें जो है ईडब्ल्यूएस का जो बेनिफिट होता है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का बेनिफिट होता है, वो डिनाई किया गया है। और आगे उन्होंने कई कारण बताए भी हैं कि क्या क्या ये वो वजह रहा है जिसके द्वारा उन्हें उसके राइट से वंचित किया गया है या ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं दिया गया है। मैटर क्या था मेन या मेन इशू क्या रहा है इसके पीछे, ये हम लोग देखेंगे। अ, और ये देखेंगे कि क्या यूपीएससी जो है बेनिफिट ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट न देने के कारण या जब उसने यूपीएससी ने ऑनरेबल यूपीएससी ने बेनिफिट नहीं दिया ईडब्ल्यूएस का, तो क्या वो ऐसा करने के लिए सही था या गलत था? चलिए हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ यूपीएससी 13, 27(3) and 28 of the CSC rule to 2022 are constitutionally valid फॉर द रीजन सेट आउट इन पैरा 61। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बोला है कि जो यूपीएससी सीएससी का जो रूल्स होता है, जो कि पैराग्राफ नंबर 61 में है, उसके जो पेटिशन हुआ है, पेटिशन के पैराग्राफ 61 में लिखा गया था कि जो रूल नंबर 13 है, 27 का पार्ट 3 है और 28 है, उसके अनुसार जो यूपीएससी ने ये कदम उठाया है कि हम ईडब्ल्यूएस का जो बेनिफिट नहीं देंगे, उसके अनुसार ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, पूरी तरीके से मान्य है कि यूपीएससी की मतलब यहाँ पर कोई गलती नहीं है, उन्होंने ऐसा कदम उठाया है तो वो सही है। देखते हैं मैटर क्या था। रिट पिटिशनर इसमें देखेंगे, ये आप देख सकते हैं जूम करके कि ये जो है पिटीशन फाइल किया गया था मिस दिव्या तंवर द्वारा बनाम्स यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो इसमें हम देखेंगे कि यूनियन ऑफ इंडिया और अदर्स में यूपीएससी था और दिव्या तंवर मैम के साथ साथ 3 लोग और जुड़े हुए थे जिनका ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड प्रॉब्लम था। तो ये रहा जो सिविल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का जो रिट पिटीशन है वो फाइल है यहाँ पर, आप इसे इंटरनेट से डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि जो मिस प्रीतिका द्विवेदी जी थी वो लर्नेड काउंसिल ऑफ पेटिशनर थी। पेटिशनर मतलब मिस दिव्या तंवर मैम की ये वकील थी। और दूसरी तरफ हम देखेंगे जो मिस ऐश्वर्या भाटी जी हैं, वो एएसजी हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से केस को डिफेंड कर रही थी। और अगला जो हैं वो मिस्टर नरेश कौशिक जी हैं, वो लर्नेड काउंसिल ऑफ यूपीएससी हैं, जो यूपीएससी को डिफेंड करने के लिए या जो रिस्पोंडेंट है यूपीएससी उनके तरफ से केस मिस्टर नरेश कौशिक जी लड़ रहे हैं। ये वही नरेश कौशिक हैं
जो अभी सीसेट का जो एक इशू हुआ था, तो सीसेट को ये डिफेंड कर रहे थे यूपीएससी के द्वारा। मित्रों, यहाँ पर जो अभी 2 दिन पहले जो एक लिस्ट आया है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रैंक 102 है, 103 है और 104 है, 105 नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट जो है 106 है। 105 न होने का रीज़न यही है कि मिस जो दिव्या तंवर मैम है, उनका जो सर्विस एलोकेशन है वो आईएएस के रूप में नहीं हो पाया है। क्या मिलेगा उनको, सर्विस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आगे हम लोग देखेंगे। फिर हम देखते हैं इश्यूज़ क्या क्या रहे हैं या मेन प्रॉब्लम क्या क्या रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब डैफ का जो फॉर्म होता है या डैफ का फॉर्म भरते समय जो प्रीलिम्स क्वालिफाइड बच्चे होते हैं वो अक्सर गलतियां कर देते हैं। छोटी से छोटी प्रॉब्लम को दरकिनार करते हुए वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें या आप लोगों को, कोई भी जो डैफ का फॉर्म अप्लाई कर रहा है या प्रीलिम्स के लिए ही अगर फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो छोटी से छोटी गलतियों को हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती हमें आगे चल के उसका जो खामियाजा होता है बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है। तो छोटी सी प्रॉब्लम को अगर ध्यान में दिया गया होता है या उसको अच्छे से उसका जो सलूशन दिया गया होता तो आज ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता। और उसी छोटी सी गलती के कारण आज 105 रैंक होने के बावजूद भी आईएएस कैडर नहीं मिल पाएगा। तो ये क्या थी छोटी सी गलती? यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस दिव्या तंवर क्वालिफाइड फॉर सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2022 एंड सबमिटेड द डिटेल्स ऑफ डैफ 1 बिटवीन 6 of July 2022 to 15th of July 2022. Here she submitted the EWS certificate of financial year of 2019 to 20। अब यहाँ पर जो डैफ का डेट था 6 जुलाई 2022 से लेकर 15 जुलाई 2022, ये समय था 2022 का डैफ भरने के लिए या सबमिट करने के लिए। और वहाँ पर जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट होता है, डिग्री होता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है, ये सारे चीज़ें जो हैं जमा करनी होती हैं। उसी समय अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, एसेट सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, वो आपको सबमिट करना पड़ता है। तो मिस दिव्या तंवर ने जो सर्टिफिकेट सबमिट किया था उस समय 2022 एग्ज़ाम के लिए, उन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो बिल्कुल सही जमा किया था, लेकिन जो उसका फाइनेंशियल ईयर था मित्रों, वो 2019-20 का था। जब पहली बार या पहले अटेम्प्ट में जब वो क्वालिफाई की थी, तो उस समय का वो पुराना अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबमिट कर दी थी। लेकिन यूपीएससी के नोटिफिकेशन में ये चीज़ें साफ तौर पर लिखी हुई हैं कि आप जिस भी साल एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी फाइनेंशियल ईयर का आपको कोई भी जो डॉक्यूमेंट होता है या सर्टिफिकेट होता है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अथवा एसेट सर्टिफिकेट, ये सेम फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। और उन्होंने यही सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया कि 2 साल पुराना या दो फाइनेंशियल ईयर्स पुराना जो था वो डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड कर दिया। उसके बाद अंडर सेक्रेटरी ऑफ यूपीएससी हैव गॉन नोटिस अबाउट द सेम and asked petitioner to submit the required document in prescribed format and date bearing before 22 of February 2022। उसके बाद जो यूपीएससी के अंडर सेक्रेटरी थे उन्होंने नोटिस दिया था मैम को कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो एक सही फॉर्मेट में नहीं है और प्लीज़ उसे सही फॉर्मेट में कराकर जमा करिए। और वो उस पर जो डेट होना चाहिए वो 22 फरवरी 2022 के पहले का होना चाहिए। ये अंडर सेक्रेटरी के द्वारा नोटिस आया हुआ था कि आप प्लीज़ इन सारी चीज़ों को ध्यान में लाइए और दोबारा से 22 फरवरी 2022 के पहले वाले डेट के आधार पर आप एक नया जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है जमा करा दीजिए। शायद ये चीज़ें ध्यान में नहीं आई होंगी उस समय, या उस समय चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाई होंगी मैम, तो वो चीज़ें समय से ना जमा होके थोड़ा सा लेट हो गया, जून के आसपास उन्होंने जमा किया और उस समय तक लास्ट डेट जा चुका था, जिससे आगे उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। और वो चीज़ें आज आपके सामने हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ और उनका जो लिस्ट में नाम है नहीं आ पाया।
चलिए अब हम देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस होता क्या है, या रूल्स क्या क्या होता है ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन पाने के लिए। सॉरी, ईडब्ल्यूएस का जो रूल होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यू शुड बी अ जनरल कैंडिडेट नॉट कवर्ड अंडर रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी आर ओबीसी। तो आपको सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप जनरल कैटेगरी के होने चाहिए। अगर आप ओबीसी के, एससी के, एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। तो सबसे ज़रूरी ये होना चाहिए आपके लिए कि आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होने चाहिए। फिर दूसरा जो है, योर फैमिलीज ग्रॉस एनुअल इनकम शुड बी बिलो 8 lakhs। दिस इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स सच एज एग्रीकल्चर, सैलरी, बिजनेस, ईटीसी। और दूसरा जो होता है, आपका जो पूरे परिवार का जो ग्रॉस एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम होना चाहिए, 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये आपके सारे कार्यों को लेकर मिलाकर ये 8 लाख बताया जा रहा है। और तीसरा जो है, योर फैमिली शुड नॉट ओन एग्रीकल्चर लैंड ऑफ 5 एकर्स। और आपके पास जो ज़मीन है, जो खेती वाली ज़मीन है, वो 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा जो नियम है, योर फैमिली शुड नॉट ओन अ रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ एरिया 1,000 स्क्वायर फीट और मोर। और आपके पास जो रेजिडेंशियल फ्लैट का जो एरिया होना चाहिए वो 1,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा जो है, किसी भी नोटिफाइबल म्यूनिसिपैलिटी में या शहर में अगर 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा अगर ज़मीन है तब आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं। मतलब 100 स्क्वायर यार्ड से कम ही आपके पास होना चाहिए। वहीं किसी गांव में है या किसी लोकल एरिया में है तो उस समय 200 स्क्वायर यार्ड का ज़मीन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। योर फैमिली शुड नॉट ओन अ रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ एरिया 2 स्क्वायर यार्ड्स और मोर। मतलब 200 यार्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं। तो ये तो रहा ईडब्ल्यूएस रूल्स। अगर इन सारी चीज़ों में आप फिट बैठते हैं तभी आपको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि सर्विस एलोकेशन कैसा रहा है 2022 का। सर्विस एलोकेशन कट ऑफ कैसा रहा है 2022 का। आईएएस का देखते हैं। अगर आपका जो रैंक है जनरल में 82 रैंक है तब तो आपको आईएएस मिल जाएगा। वहीं दिव्या तंवर मैम का जो रैंक था इस बार का 105 रैंक था। तो इस हिसाब से ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट तो उन्हें मिलेगा नहीं। अगर उन्हें ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट्स मिल गया होता तब वो आईएएस इस बार उनका जो सर्विस एलोकेशन था इस बार आईएएस के तौर पर मिल गया होता। फिलहाल 105 रैंक के अनुसार अब वो जनरल में आ जाएंगे क्योंकि उन्हें ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं मिला। इस वजह से उन्हें इस बार भी आईपीएस के रूप में संतोष करना पड़ेगा। हालांकि पिछले सर्विस एलोकेशन के अनुसार उन्हें आईपीएस में मणिपुर कैडर मिला था। ये चीज़ें बताई गई हैं सुप्रीम कोर्ट के पूरे डेटा पर कि मणिपुर कैडर उन्हें मिला था। अब देखिए क्या होता है। कई लोगों के अंदर ये भी है कि क्या वो एक बार वो आईपीएस हैं तो दोबारा क्या वो आईपीएस बन सकती हैं या क्या वो आईपीएस नहीं बन सकती हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी अटकलें चल रही हैं। लेकिन देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का क्या डिसीजन होता है इस मामले में। तो फिलहाल ये तो तय है कि अब उन्हें आईपीएस ही मिलेगा और उसी पोस्ट के रूप में उन्हें संतोष करना पड़ेगा। और वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो इस साल 434 जो लास्ट रैंक जिसका 434 रहा है उसको आईएएस मिला है। मतलब अगर आपका रैंक 434 है, 433 है तब तक आपको आईएएस मिल सकता है। ये काफ़ी अच्छी बात है। और आगे हम एससी और एसटी का भी देख सकते हैं कि कैसे 577 और 948 रैंक पर भी हमें आईएएस का जो सर्विस एलोकेशन है वो मिल जा रहा है। तो इन सारे वीडियो के माध्यम से हमने चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया है कि आखिर क्या गलती रही है और क्या क्या प्रॉब्लम्स रहे हैं जिनके द्वारा दिव्या तंवर मैम को आईएएस का जो एलोकेशन है वो नहीं मिल पाया है। तो इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। हमें ये चीज़ सीखना चाहिए कि क्या कुछ गलतियां हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और उसे हमें डैब भरते समय ध्यान देना चाहिए कि हमारी एक छोटी सी गलती के कारण हमारे पूरे 2 साल 3 साल का मेहनत बर्बाद ना जाए और हमें अपना मनचाहा सर्विस मिल जाए। थैंक यू so much for watching my video. Please like, share and subscribe. Thank you.